हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि एंगुलर के न्यू वर्जन में जो कि है एंगुलर का 9 वर्जन, उसमें क्या न्यू फीचर्स हैं, क्या अपडेट्स हैं, क्या डेप्रिकेशंस हैं और अपने प्रोजेक्ट को एंगुलर के न्यू वर्जन में अपग्रेड करने के बाद हमें क्या प्रॉब्लम आ सकती है या ऐसे क्या नेसेसरी चेंज हैं जो हमें करने चाहिए। तो ये सब हम देखेंगे इस वीडियो में, तो देखते रहिए इस वीडियो को। मेरा नाम है अनूप और आप देख रहे हैं यूएक्स ट्रेंड। वेलकम बैक दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि एंगुलर का जो न्यू वर्जन चल रहा है जो कि अब है एंगुलर वर्जन 9, उसमें क्या न्यू है, क्या डिफरेंस है, क्या चेंज हुआ है और कौन से न्यू फीचर और इम्प्रूवमेंट्स ऐड हुए हैं। दोस्तों, अगर अभी तक आपने अपने एंगुलर का प्रोजेक्ट एंगुलर वर्जन 9 में अपग्रेड नहीं किया तो आप उसको यहाँ पे कर सकते हैं। यहाँ पे एंगुलर की ऑफिशियल साइट पे आपको इस रिलेटेड पूरी हेल्प मिल जाएगी कि आप कैसे अपग्रेड करें। आप जब यहाँ पे जाएंगे एंगुलर IO पे और आप यहाँ क्लिक करेंगे अपडेटिंग टू वर्जन 9, तो यहाँ पे सब बताया है कि कैसे आप अपडेट करें और यहाँ पे एक लिंक है update.angular.io। जब आप इस पे जाएंगे तो ये आपको ले जाएगा update.angular.io पे। यहाँ पे आपको पूरी गाइड मिल जाएगी कि आप कैसे अपने वर्जन को अपग्रेड करें। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो आपको यहाँ दिख रहा है कि आपको कौन से वर्जन से कौन से वर्जन में अपग्रेड करना है, एंगुलर 8 to 9 करना है या फिर एंगुलर 6 to 9 करना है। जो भी आपका वर्जन है उससे आपको अपग्रेड करना है, तो यहाँ पे आपको पूरी हेल्प मिल जाएगी। पर दोस्तों, जब भी आप अपग्रेड करते हैं तो उस समय कुछ प्रॉब्लम आती है। अगर आप मल्टीपल वर्जन स्किप करके अपडेट करेंगे, इसका मतलब ये है कि अगर आपका एंगुलर का प्रोजेक्ट 6 में है और आप 9 में अपग्रेड कर रहे हैं तो आपको कुछ प्रॉब्लम आ सकती है। तो एंगुलर तो हमें ये सजेस्ट करता है कि हम एक एक स्टेप करके अपडेट करें। जैसे पहले 6 में है तो 7 में अपग्रेड करें, 7 में है तो 8 में अपग्रेड करें, 8 से 9 में अपग्रेड करें। तो इस टाइप से आपको ये गाइड यहाँ पे मिल जाएगी। पर दोस्तों, मैं अगर आपको पर्सनली बताऊं, जब मैं इस टाइप से अपग्रेड कर रहा था तो मुझे भी कुछ प्रॉब्लम्स मैंने फेस करी थी और उसके बाद मैंने उसका सोल्यूशन निकाला था, तो जिसकी मैंने वीडियो ऑलरेडी बना रखी है। आप अगर मेरे चैनल पे जाएंगे तो यहाँ पे आपको ये वीडियो मिल जाएगी, अपग्रेड टू एंगुलर 9। इस वीडियो में मैंने सब बता रखा है कि आप अपने प्रोजेक्ट को एंगुलर 9 में अपग्रेड कैसे कर सकते हैं। इवन अगर आपका वर्जन 7 भी है या 6 भी है और फिर आपको उस 9 में अपग्रेड करना है तो भी मैंने इसमें बता रखा है। अगर आप इस वीडियो को फॉलो करेंगे तो आपको अपने प्रोजेक्ट को अपग्रेड करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब दोस्तों, एक्चुअली इस वीडियो को बनाने का मेरा रीजन ये है कि बहुत लोग अभी भी काफी कंफ्यूज हैं एंगुलर वर्जन के अपडेट्स को लेके। इवन कई लोगों ने मुझसे पूछा है कि आप एंगुलर 9 की वीडियो कब बनाओगे, क्योंकि हमें 9 सीखना है। तो कुछ लोगों की क्वेश्चन ये है कि हम एंगुलर के अपडेट वर्जन को सीखना चाहते हैं, तो क्या इसमें एंगुलर के पुराने वर्जन का कोड काम करेगा। जैसे कि मेरी एंगुलर सीरीज को मैंने जब स्टार्ट किया था तो मैंने उसको स्टार्ट किया था एंगुलर 6 के वर्जन से। तो कुछ लोगों की ये क्वेश्चन भी थे कि वो मेरी एंगुलर 6 सीरीज को देखें या ना देखें, क्योंकि अब वर्जन अपग्रेड हो गया है। अगर उन्होंने वो एंगुलर 6 लर्न कर रखा है तो क्या उन्हें सब चीज रीलर्न करनी पड़ेगी, मतलब सब दोबारा सीखना पड़ेगा। मतलब हमने जो एंगुलर 6 में सीखा था वो तरीका क्या एंगुलर 9 में वर्क करेगा। तो दोस्तों, यहाँ पे मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ऐसा कुछ नहीं है। जो भी कुछ आपने एंगुलर 6 वर्जन में लर्न किया था वो सब एंगुलर 9 वर्जन में काम करेगा। और एक बात ये भी है कि जब भी एंगुलर का वर्जन अपग्रेड होता है तो उसमें कुछ न्यू फीचर्स ऐड होते हैं या कुछ डेप्रिकेशंस होते हैं। जैसे किसी चीज को चेंज करके उसकी जगह एक न्यू एंड इम्प्रूव चीज को लाना। जैसे एंगुलर 8 में लोड चिल्ड्रन को यूज करने का तरीका इम्प्रूव हो गया था, मतलब वहाँ पे अब एक ES6 का सिंटेक्स यूज होने लगा था मॉड्यूल को लोड करने के लिए। और रेंडर डेप्रिकेट हो गया था, उसकी जगह रेंडर 2 आ गया था। HTTP डेप्रिकेट हो गया था, उसकी जगह HTTP क्लाइंट आ गया था। तो दोस्तों, आपको इसमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि एंगुलर 6, 7, 8 का कोड 9 में चलेगा या नहीं चलेगा। सब चीजें ऑलमोस्ट सेम ही रहती हैं। जैसे हम अगर डेटा बाइंडिंग यूज कर रहे हैं, इंटरपोलेशन, फॉर्म, सर्विसेज, डिपेंडेंसी इंजेक्शन वगैरह यूज कर रहे हैं, सबको यूज करने का तरीका सेम ही है। बस हर वर्जन अपग्रेड के साथ कुछ न्यू फीचर्स ऐड हो जाते हैं या फिर कुछ इंप्रूवमेंट्स होते हैं जो बस हमें देखने की जरूरत है। हमें बस नॉलेज होनी चाहिए कि इस वर्जन में क्या अपग्रेड हुआ है या क्या चेंज हुआ है, तो हम अपना काम आगे उसके अकॉर्डिंग कंटिन्यू करें। और जब भी ऐसे कुछ चेंज होते हैं तो एंगुलर हमें वे प्रोवाइड भी करता है अपने कोड को अपग्रेड करने के लिए, और हर तरह की हेल्प हमें प्रोवाइड की जाती है एंगुलर की ऑफिशियल साइट पे। तो दोस्तों, अब हम देखते हैं कि एंगुलर के 9 वर्जन के साथ क्या क्या नया आया है और क्या कुछ चेंज हुआ है। अब एंगुलर 9 में सबसे बड़ा और जो इम्पोर्टेंट फीचर ऐड हुआ है वो है IVE, जो कि है एक न्यू रेंडरिंग इंजन। अब ये रेंडरिंग इंजन क्या है? रेंडरिंग इंजन वो होता है कि रेंडरिंग इंजन में कुछ लॉजिक्स लिखे होते हैं जिन लॉजिक्स की हेल्प से कंपाइलर वर्क करता है। अब कंपाइलर क्या होता है? कंपाइलर वो होता है कि जैसे हमारा जो भी कोड है, जब हम वो कोड लिखते हैं तो ब्राउजर पे वो कोड कंपाइल होके दिखता है, क्योंकि हम कोड लिखते हैं टाइपस्क्रिप्ट में और ब्राउजर क्या समझता है? जावास्क्रिप्ट।
तो कंपाइलर क्या करता है, टाइपस्क्रिप्ट को कंपाइल करके जावास्क्रिप्ट बना देता है, तो जिससे ब्राउजर में वो कोड हमारा दिखता है, वो रन होता है। यहाँ तो सिर्फ टाइपस्क्रिप्ट की बात कर रहा हूँ, इसमें और भी बहुत सारी चीजें हैं, जैसे मॉड्यूल्स हैं, हम कंपोनेंट्स बनाते हैं, डायरेक्टिव वगैरह, पाइप्स, जो भी चीज हम लिखते हैं वो सब क्या है, वो सब एक कोड है। और वो एज इट इज ब्राउजर पे रन नहीं हो जाता, उसको ब्राउजर पे दिखाने के लिए हमें उसको चेंज करना पड़ता है उस शेप में जिस शेप में ब्राउजर उसको एक्सेप्ट करे। तो वो काम क्या करता है, कौन करता है, कंपाइलर। और जो कंपाइलर होता है उसका लॉजिक कहाँ होता है, वो होता है रेंडरिंग इंजन में। अब दोस्तों यहाँ पे आपको इसके बारे में ज्यादा सोचने या परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आईवी जो है ये रेंडरिंग इंजन है। इसका काम क्या है, हमारा एंगुलर का कोड, और कोड वही जो हमारा कंपाइल होके एक फाइनल बंडल बनता है, उसी कोड की बात कर रहा हूँ मैं। जैसे एंगुलर का जो भी कोड है, जैसे कंपोनेंट्स, डायरेक्टिव्स, पाइप्स, फॉर्म्स, CRUD ऑपरेशन कोड, RxJS कोड वगैरह, ये सब जो कोड है एट द एंड क्या है, ये कोड ही है। और इस कोड को ब्राउजर पे देखने के लिए एंगुलर को क्या करना होता है, हमारे कोड को रेंडर करना होता है। और रेंडर करने के लिए क्या होता है, कोड कंपाइलेशन। और जब कोड कंपाइल होता है तभी वो ब्राउजर पे रेंडर होके दिखता है। तो ये सारा काम कौन करता है, हमारा रेंडरिंग इंजन। तो दोस्तों यही है आईवी, और इसका जो कंपाइलेशन है वो प्रीवियस कंपाइलर से बहुत इम्प्रूव्ड है। जैसे कि इसकी जो बिल्ड बनती है वो काफी कम साइज की बनती है, तो जो कोड का साइज है वो जैसे कम होता है तो हमारी ऐप की परफॉर्मेंस भी बेटर होती है। तो दोस्तों ये तो आईवी की थ्योरी थी, और इसमें आपको ज्यादा घुसने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये जो काम है एंगुलर सब ये अपने आप करता है। इसमें आपको कुछ नहीं करना, जो करना है एंगुलर अपने आप कर लेगा। ये बस एक इंटरनल चेंज है। तो आपको बस नॉलेज होनी चाहिए कि आईवी क्या है और इसके क्या बेनिफिट्स हैं। तो अब आगे बढ़ते हैं हम इसमें। अब दोस्तों इसका जो दूसरा बेनिफिट है एंगुलर 9 का, वो क्या है, इम्प्रूव्ड बंडल साइज। तो जैसा मैंने आपको बताया कि इसका कंपाइलेशन प्रोसेस जो है वो बहुत ही इम्प्रूव्ड है, तो उससे जो हमारी बिल्ड बनती है वो काफी कम साइज की बनती है। तो जिससे क्या होती है, हमारी जो लार्ज एप्स हैं उसमें हमें बहुत बेनिफिट होता है, क्योंकि जो छोटी मोटी एप्स हैं वो अगर उनका साइज थोड़ा सा ज्यादा भी होगा या थोड़ा कम भी होगा तो कोई फर्क नहीं पड़ता। पर जब हम लार्ज एप्स की बात करते हैं, क्योंकि बड़ी बड़ी कंपनियां जब अपनी एप्स बनाती हैं तो वो छोटी मोटी ऐप नहीं, वो बहुत बड़ी बड़ी ऐप बनाती हैं। तो वहां अगर 25 से 40% भी इम्प्रूवमेंट हो रहा है तो ये भी एक बहुत मैटर करता है। अब जैसा इसमें आप देखेंगे कि स्मॉल एप्स है, तो स्मॉल एप्स में कितना बंडल साइज इंप्रूव हुआ, 30%, मीडियम एप्स में 2%, लार्ज एप्स में 25 to 40% इतना इम्प्रूव हुआ। और अगर आप ये देखेंगे 25 to 40% जितना लार्ज एप्स में इम्प्रूव हुआ, और वो इम्प्रूवमेंट का साइज भी स्मॉल एप्स के साइज से ज्यादा है, तो मतलब इतना ज्यादा इम्प्रूवमेंट हुआ है इसमें। और तीसरी चीज जो है इसमें वो क्या है, टाइपस्क्रिप्ट 3.7 सपोर्ट। तो एंगुलर 9 में जो टाइपस्क्रिप्ट हम यूज करेंगे वो होगी 3.7, और इसमें जो पुरानी टाइपस्क्रिप्ट थी जो कि 3.4 और 3.5 थी वो अब सपोर्टेड नहीं है। अब दोस्तों इसका जो चौथा चेंज है वो क्या है कि इसका जो डिफॉल्ट कंपाइलर है वो AOT मोड में है। पहले के जो एंगुलर वर्जन थे उनका जो डिफॉल्ट कंपाइलेशन मोड होता था वो होता था JIT। अब यहाँ पे बात है AOT और JIT की। अब जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि AOT और JIT क्या होता है। AOT मतलब अहेड ऑफ टाइम, JIT मतलब जस्ट इन टाइम। ये दोनों क्या है, कंपाइलर हैं। एंगुलर 9 से पहले जब हमारा कोड कंपाइल होता था, जब भी हम ng सर्व करके अपनी ऐप को स्टार्ट करते थे, तो डिफॉल्ट कंपाइलेशन प्रोसेस क्या होता था, वो होता था JIT, जस्ट इन टाइम। तो उससे क्या होता था कि जैसे हमारा कोई पेज है, हमारा होम पेज नहीं है, हमारा अबाउट पेज है, अबाउट पेज में कुछ एरर है, या फिर हमने कोई ऐसी प्रॉपर्टी यूज कर रखी है कि जो प्रॉपर्टी तो वहां हमने यूज कर रखी है पर वो एग्जिस्ट नहीं करती, या कुछ और चेंज है, कुछ एरर है, तो वो हमें उस समय नहीं पता लगता था। हम जब अपना कोड रन करते थे ng सर्व करके, तो वो जस्ट इन टाइम JIT कंपाइलर से कंपाइल हो जाता था, और उसका हमें उस समय कोई एरर नहीं शो होता था। और जब हम उस पेज पे स्पेसिफिक उस जगह जाते थे तब वो जाके एरर हमें शो होता था, और तब हमारी ऐप वहां काम करना बंद कर देती थी, या काम उस टाइप से नहीं होता था जिस टाइम से काम होना चाहिए था उस एरर के कारण। तो वो एरर का पता हमें तब चलता था। पर लेकिन जो एंगुलर 9 है उसका जो डिफॉल्ट कंपाइलेशन मोड क्या है, वो है AOT मतलब अहेड ऑफ टाइम। AOT में क्या होता है, जब तक कि हमारे कोड में कहीं भी कोई भी एरर है तब तक वो कोड हमारा कंपाइल ही नहीं होता। हम अगर ng सर्व करेंगे तो वो पहले हमें वो एरर दिखेगा कि ये एरर है हमारी ऐप में, तो जब हम उस एरर को फिक्स कर देंगे उसके बाद हमारे कोड में, हमारी ऐप में कहीं भी कोई एरर नहीं होगा, तब जाके हमारा कोड कंपाइल होगा और हमारी ऐप स्टार्ट होगी।
अब दोस्तों पिछले जो वर्जन थे उसमें भी हम अगर चाहें तो हम AOT मोड को इनेबल कर सकते थे, पर वो हमें करना पड़ता था अलग से। जैसे हमारी Angular 8 की कोई ऐप है, उसमें अगर हमें AOT मोड इनेबल करना था तो हम क्या करते थे, ngserve-AOT, तो हम इस टाइप से AOT कंपाइलर को इनेबल करते थे, पर यहाँ पे वो डिफॉल्ट हो गया है। अब दोस्तों इससे हमें एक फायदा ये भी है कि हमारी ऐप हमेशा एरर फ्री रहती है, क्योंकि अगर इसमें एरर होगा तो ये ऐप स्टार्ट ही नहीं होगी, और जब हम एरर सोल्व कर देंगे तभी ये ऐप स्टार्ट होगी। तो क्या होगा कि हमारी ऐप हमेशा एरर फ्री रहेगी, तो जो कि हमारे लिए एक प्लस पॉइंट है। अब दोस्तों इसके बाद पांचवा जो इसमें इम्प्रूवमेंट है या जो चेंज है वो क्या है कि इम्प्रूव्ड टाइप चेकिंग। इसको हम Angular IO की वेबसाइट पे चल के समझते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आप देखेंगे कि टेम्पलेट टाइप चेकिंग, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपको 3 मोड मिलेंगे। एक तो है बेसिक मोड, दूसरा है फुल मोड और तीसरा है स्ट्रिक्ट मोड। अब बेसिक मोड को हम देखते हैं तो उसमें क्या है। अब इसमें क्या लिखा है, इन द मोस्ट बेसिक टाइप चेकिंग मोड विद फुल टेम्पलेट टाइप चेक, फ्लैग सेट टू फॉल्स, एंगुलर वैलिडेट्स ओनली टॉप लेवल एक्सप्रेशन इन ए टेम्पलेट। अब पहले मैं आपको ये दिखा देता हूँ कि ये किस चीज की बात हो रही है। एक्चुअली मैं आपको बताना भूल गया कि मैंने एक ये न्यू ऐप बना ली है Angular 9 की, और उसको मैंने ngserve भी कर लिया है। अब हम इसके कोड में चलते हैं। यहाँ पे एक फाइल होती है tsconfig। इसमें अगर आप लास्ट में देखेंगे तो Angular कंपाइलर ऑप्शन का ऑब्जेक्ट है। इसमें आप देखेंगे लिखा है फुल टेम्पलेट टाइप चेक ट्रू। अब यहाँ पे वही बता रखा है, अगर आप बेसिक मोड में रन कर रहे हो और उसमें आपका फुल टेम्पलेट टाइप चेक ये फॉल्स है, यहाँ मैं फॉल्स कर दूं अगर, तो इसमें क्या होगा कि Angular वैलिडेट्स ओनली टॉप लेवल एक्सप्रेशन। तो यहाँ पे वही लिखा है बेसिक मोड में क्या है कि अगर हम फुल टेम्पलेट टाइप चेक का फ्लैग सेट टू फॉल्स कर देंगे, ये हमने फॉल्स कर दिया, तो अब इसमें क्या होगा कि Angular वैलिडेट्स ओनली टॉप लेवल एक्सप्रेशंस इन ए टेम्पलेट। तो जो टॉप लेवल एक्सप्रेशन से मतलब क्या है कि जैसे यहाँ पे इन्होंने ये ले लिया, ये मैं कॉपी करके अपने कोड में चलता हूँ। हम चलते हैं ऐप कंपोनेंट में, यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। तो अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे ये इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ और इसकी टाइपस्क्रिप्ट में जाता हूँ और यहाँ पे मैं एक प्रॉपर्टी बना लेता हूँ यूजर नाम से। इसको मैं कमेंट कर देता हूँ, यूजर नाम से एक प्रॉपर्टी बना लेता हूँ और इसका टाइप क्या होगा, ये होगी ऑब्जेक्ट। इसमें क्या होगा, एक प्रॉपर्टी इसमें मैं रख लेता हूँ एड्रेस को, और एड्रेस क्या होगा, ये भी एक ऑब्जेक्ट होगा। इसमें मैं क्या रख लेता हूँ सिटी को, सिटी क्या होगा, ये होगा दिल्ली लिख लेता हूँ। तो ये है मतलब कि user.address.city। तो अब यहाँ पे क्या लिखा है कि Angular वैलिडेट करेगा सिर्फ टॉप लेवल एक्सप्रेशन को टेम्पलेट में। अब इसका मतलब क्या है, तो यहाँ पे हम देखते हैं ये जो हमने कोड लिखा है इसमें क्या किया है हमने, मैं इन सब चीजों को हटा देता हूँ जिनका भी यूज नहीं है। तो यहाँ पे क्या है, मैप एक हमारा कंपोनेंट है, उसमें हमने सिटी में ये प्रॉपर्टी बाइंडिंग की हुई है कि यहाँ पे क्या चेक करेगा कि सबसे पहले तो यूजर एक प्रॉपर्टी होनी चाहिए हमारी कंपोनेंट में, तो यूजर प्रॉपर्टी है। दूसरा क्या चेक होगा कि यूजर एक ऑब्जेक्ट होना चाहिए एड्रेस प्रॉपर्टी के साथ, तो यूजर क्या है, ये ऑब्जेक्ट है और इसमें क्या प्रॉपर्टी है, एड्रेस प्रॉपर्टी। तो ठीक है, ये भी वैलिडेट हो जाएगा। और तीसरा क्या चेक करेगा कि यूजर डॉट एड्रेस इज एन ऑब्जेक्ट विद ए सिटी प्रॉपर्टी। उसके बाद क्या चेक करेगा कि यूजर के अंदर जो एड्रेस है ये क्या होना चाहिए, एक ऑब्जेक्ट होना चाहिए सिटी प्रॉपर्टी के साथ। तो ये भी चेक हो गया, ये भी वैलिडेट हो गया कि ये है। पर अब इसके अंदर हमारा डेटा स्ट्रिंग होना चाहिए या फिर नंबर होना चाहिए, ये वो चेक नहीं करेगा। तो इसका मतलब क्या बताया कि टॉप लेवल को ही चेक करेगा। अब अंदर का जो डेटा आ रहा है वो किस टाइप का है, वो टाइप चेकिंग यहाँ पे बेसिक मोड में नहीं होगी। और वो कब नहीं होगी, जब हम ये फॉल्स करके रखेंगे। तो बेसिक मोड में यही बताया। अब उसके बाद फुल मोड है। फुल मोड में क्या है, इफ द फुल मोड फुल टेम्पलेट टाइप चेक फ्लैग सेट टू ट्रू। तो यहाँ पे अगर हम ट्रू कर लें, ये इसके बारे में बात है कि हम ट्रू कर लें तो क्या होगा, Angular इज मोर एग्रेसिव इन इट्स टाइप चेकिंग विद इन टेम्पलेट। तो Angular क्या होगा, और ज्यादा ढंग से टाइप चेक करने लग जाएगा जब ये फुल मोड में होगा, फुल टेम्पलेट टाइप चेक में होगा। तो ये सारे टेम्पलेट के टाइप को चेक करेगा और ये एम्बेडेड व्यू में भी चेक करेगा, जैसे ng4 वगैरह हैं, पाइप्स वगैरह के रिटर्न टाइप को भी चेक करेगा। तो मतलब जितने भी टेम्पलेट के टाइप हैं उन सब टाइप को चेक करेगा कि जो टाइप स्ट्रिंग होना चाहिए वो स्ट्रिंग ही है, जो नंबर होना चाहिए वो नंबर ही है। अब दोस्तों ये तो हो गया फुल मोड। अब इसके अलावा भी एक मोड होता है, वो क्या है, स्ट्रिक्ट मोड। अब मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ, इसके लिए स्टॉप कर लेता हूँ अपनी ऐप को और मैं क्या करता हूँ, ये सब एरर दे रहे हैं तो इसको हटा देता हूँ, ये भी हटा देता हूँ क्योंकि ये कंपोनेंट है ही नहीं तो ये एरर दे रहा है। अब मैंने यहाँ पे क्या कर रखा है, मैंने एक ऑलरेडी कार्ड कंपोनेंट बना रखा है। अब कार्ड कंपोनेंट में मैंने क्या, एक नेम प्रॉपर्टी बनाई है
नेम प्रॉपर्टी है। फिलहाल मैं इस इनपुट को हटा देता हूँ। अब नेम प्रॉपर्टी है ये, और इसको मैं क्या देता हूँ, अनूप। और नेम प्रॉपर्टी यहाँ पे बाइंड है इंटरपोलेशन से। और मैंने क्या किया है, ऐप डॉट कंपोनेंट में इसको भी हटा देता हूँ मैं, सिर्फ ऐप कार्ड मैंने रखा है। तो अब क्या होगा, ये हमें दिखेगा। मैं इसको ng सर्व कर लेता हूँ। तो दोस्तों हमारी ऐप स्टार्ट हो गई है। अब हम एक बार चल के चेक करते हैं। तो ये हमें यहाँ पे शो हो रहा है अनूप। और ये अनूप कहाँ से आ रहा है, हमने इस ऐप कार्ड में, हम कार्ड में चलते हैं, एक प्रॉपर्टी बनाई थी नेम। नेम में हमने क्या वैल्यू डाली है, अनूप, और इसका टाइप क्या है, स्ट्रिंग। तो ये हमें यहाँ पे शो हो रहा है। मैं काम करता हूँ, इसकी जगह कार्ड वर्क की जगह ये लगा लेता हूँ। तो मैं इसको यहाँ से कट करता हूँ, यहाँ शो करा लेता हूँ ताकि ये एक ही लाइन में दिख जाएगा। तो दोस्तों अभी क्या है, अभी तो एक कंपोनेंट में हमने नॉर्मली प्रॉपर्टी बाइंडिंग कर रखी है, जो कि क्या है, इसी कंपोनेंट से इसी कंपोनेंट में हमें दिख रही है। अब हम क्या करते हैं, हम इस प्रॉपर्टी को बना देते हैं एक इनपुट प्रॉपर्टी, और उसमें डेटा हम इसके पेरेंट से बाइंड करेंगे। फिर देखते हैं कि हमें क्या प्रॉब्लम आती है। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे इसको @input, और इनपुट को हमने ऊपर ऑलरेडी इंपोर्ट कर रखा है। अब हम क्या करते हैं, यहाँ से ये हटा देते हैं। तो अब क्या होगा, वो अनूप यहाँ से चला गया। और वो क्यों चला गया, क्योंकि यहाँ पे अभी उसको वैल्यू नहीं मिल रही। अब हम उसको वैल्यू देंगे इसके पेरेंट कंपोनेंट से, और पेरेंट कंपोनेंट क्या है, ऐप कंपोनेंट। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, जैसे हम इनपुट प्रॉपर्टी यूज करते हैं तो क्या करते हैं, यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट में वही लिखते हैं। जैसे हम नेम है तो यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट में लिखेंगे नेम, और नेम में मैं यहाँ फिलहाल स्टैटिक डाल के देखता हूँ, ux डाल के देखता हूँ यहाँ = के बाद। अब हम चेक करते हैं तो ये आ गया। अब हम स्टैटिक नहीं, इसको बल्कि डायनेमिक लिखेंगे, एक प्रॉपर्टी बनाएंगे यहाँ पे। और प्रॉपर्टी मैंने ऑलरेडी इसमें एक बना रखी है, वो क्या है, नेम EE। फिलहाल मैं ये हटा देता हूँ। नेम EE में मैं लिख देता हूँ अनूप फ्रॉम पेरेंट लिख देता हूँ, और ये नेम ये मैं कॉपी करता हूँ और यहाँ पेस्ट कर देता हूँ। अब क्या होगा, तो अब यहाँ पे क्या आया, अनूप फ्रॉम पेरेंट। तो अब ये प्रॉपर्टी की वैल्यू कहाँ से आ रही है, पेरेंट से जा रही है इसके अंदर। अब दोस्तों हम क्या करते हैं, हम चलते हैं ऐप कंपोनेंट की TS फाइल में। हम यहाँ पे इसकी जगह क्या लिख लेते हैं, 1 2 3। तो अब ये यहाँ पे हम क्या दे रहे हैं, नंबर। तो यहाँ पे क्या आ गया, नंबर 1 2 3। जबकि क्या होना चाहिए, इसकी एरर यहाँ पे शो होनी चाहिए। और एरर क्यों आनी चाहिए थी, क्योंकि कार्ड कंपोनेंट के अंदर जो हमने नेम प्रॉपर्टी ली है, हमने यहाँ क्या उसका टाइप डिफाइन कर रखा है, स्ट्रिंग। तो यहाँ पे जो डेटा है वो क्या आना चाहिए, स्ट्रिंग आना चाहिए। पर हमने यहाँ पे जो डेटा दिया है उसकी वैल्यू का टाइप क्या है, ये नंबर है, जबकि ये क्या होना चाहिए था, स्ट्रिंग होना चाहिए था। और ये ऐसा क्यों हुआ है, क्योंकि tsconfig फाइल में अभी हमने स्ट्रिक्ट टेम्पलेट मोड इनेबल नहीं किया, तो इसलिए ऐसा हो रहा है। तो अभी तो ये ठीक है, अभी ये कोई एरर नहीं दे रहा। पर अगर हमारी कोई ऐसी ऐप हो जहां हमारे लिए टाइप बहुत ही मैटर करता हो, और टाइप की वजह से, टाइप मिसमैच होने की वजह से हमें अभी प्रॉब्लम नहीं आ रही, पर आगे कुछ प्रॉब्लम आ सकती है, और वो प्रॉब्लम जब आएगी तो हमें इस चीज का पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि ये एरर कहाँ से शुरू हुई, जिसको डिबग करना तब बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए अगर हम यहाँ पे अब ये जो तीसरा स्ट्रिक्ट मोड है इसको ट्रू कर लेंगे, तो हमें ये एरर का भी पता इसी समय चल जाएगा। अब हम इसको ऑन करने के लिए क्या करेंगे, स्ट्रिक्ट टेम्पलेट्स, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ और हम चलते हैं अपनी tsconfig में। मैं इसको ब्रेक कर लेता हूँ, Ctrl+C कर देता हूँ, और यहाँ पे मैं कोमा लगा के स्ट्रिक्ट टेम्पलेट्स को ट्रू कर देता हूँ। इसको हमें देना है डबल कोट में। अब मैं इसको सेव करके ng सर्व करता हूँ दोबारा। तो दोस्तों अब आपने यहाँ पे देखा, हमें एक एरर शो होने लग गई, और एरर इसमें हमें सब बता दिया कि एरर हमारे किस कंपोनेंट में आ रही है, कहाँ से आ रही है और क्यों आ रही है। अब इसमें क्या बताया कि ऐप कंपोनेंट .html में लाइन नंबर 304 में, तो हम चलते हैं ऐप कंपोनेंट में लाइन नंबर 304 में। अब यहाँ पे क्या बताया कि टाइप नंबर इज नॉट असाइनेबल टू टाइप स्ट्रिंग। तो जो यहाँ पे हमने नेम प्रॉपर्टी में टाइप नंबर असाइन करा रखा है, जो कि हमने कहाँ से असाइन करा रखा है, यहाँ से नेम, इसकी वैल्यू क्या है 1 2 3, जो क्या है नंबर है। तो अब यहाँ पे उसकी एरर शो हो रही है हमें। अब क्योंकि कार्ड में हमने डिफाइन कर रखा है कि हमारा जो टाइप होगा इनपुट प्रॉपर्टी का वो क्या होगा, स्ट्रिंग होगा, तो इसलिए अब यहाँ पे एरर आ रही है। और ये एरर आना ठीक है, ताकि हमें इससे पता लग जाता है कि हमें कहाँ पे किस टाइप का डेटा चाहिए और हमें किस टाइप का डेटा मिल रहा है। और ये हमें अगर पता लग रहा है तो ये हमारे लिए बेनिफिशियल है। हम अगर यहाँ से टाइप हटा देते हैं, अब मैं सेव करता हूँ, तो यहाँ पे अब किसी भी टाइप का डेटा आ सकता है, तो यहाँ पे अब एरर शो नहीं होगी है। तो अब ये सक्सेसफुली कंपाइल हो गया, और यहाँ पे हम देखेंगे तो यहाँ भी अब कोई एरर नहीं आ रही। और पहले जब ये ऐसे था, स्ट्रिंग था, तो यहाँ पे एरर आ रही थी। तो दोस्तों ये फीचर है Angular 9 का इम्प्रूव्ड टाइप चेकिंग। अब दोस्तों बात करते हैं डेप्रिकेशंस की,
कि एंगुलर 9 में क्या क्या चीज़ें डेप्रिकेट हुई हैं। तो इसके लिए हम फिर चलते हैं एंगुलर की ऑफिशियल साइट पे। और अगर आप एंगुलर की साइट पे यहाँ पे डेप्रिकेशंस में जाके देखेंगे तो यहाँ पे आपको सब पता लग जाएगा कि क्या क्या चीज़ें डेप्रिकेट हुई हैं और उनकी जगह नई चीज़ें आई हैं। तो ये सारा आपको लिस्ट यहाँ पे मिल जाएगी। और वैसे अगर यहाँ देखा जाए तो ऐसा कुछ खास नहीं है, ऐसी चीज़ें जो हम यूज़ नहीं करते हैं और जिसे हम ईजिली नज़रअंदाज कर सकते हैं, जो कि हम करेंगे ही। अब दोस्तों एंगुलर 9 में एक चेंज और ये आया है कि जैसे अब एंगुलर 8 में क्या हो गया था, अगर हम बात करें एंगुलर 8 से भी पहले की, तो क्या होता था जब भी हम व्यू चाइल्ड यूज़ करते थे तो वहाँ पे हमें स्टैटिक ट्रू और स्टैटिक फॉल्स ये सब लिखने की जरूरत नहीं पड़ती थी। पर एंगुलर 8 से हमें स्टैटिक ट्रू और ये स्टैटिक फॉल्स ये लिखना पड़ा। ये एंगुलर 8 के अपडेट के साथ ये आया था। तो अब एंगुलर 9 में क्या है कि अगर आपको व्यू चाइल्ड के साथ अगर स्टैटिक ट्रू यूज कर रहे हैं तो आपको लिखना पड़ेगा। अगर आप स्टैटिक फॉल्स यूज कर रहे हैं तो आप चाहें तो उसको हटा सकते हैं और वो प्रॉपर्ली वर्क करेगा। तो जहाँ स्टैटिक फॉल्स है वहाँ आप ऐसे यूज करें विदाउट स्टैटिक फॉल्स, और जहाँ स्टैटिक ट्रू है वहाँ पे हमें स्टैटिक ट्रू यूज करना पड़ेगा। और दोस्तों एंगुलर 9 में कुछ अदर इम्प्रूवमेंट्स भी हैं, जैसे फास्टर टेस्टिंग और इम्प्रूव्ड बिल्ड एरर्स। और इम्प्रूव्ड बिल्ड एरर में क्या है कि जैसे पहले कभी एरर आता था तो ये प्रीवियसली ये ऐसे आता था, अब जब एरर आता है तो ये एरर के शो होने का तरीका भी इम्प्रूव किया हुआ है यहाँ पे। अब जैसे आप देखेंगे तो एरर आपको प्रॉपर्ली पता लग रहा है कि एरर कहाँ से शुरू हुआ है, किस कंपोनेंट में है और किस चीज़ में एरर है। तो जो एरर को शो करने का जो वे है वो भी इम्प्रूव हुआ है। तो दोस्तों ये सब चीज़ें जो आज हमने देखी हैं ये सब आई हैं एंगुलर 9 के साथ। दोस्तों मैं एंगुलर 9 की पूरी सीरीज भी बना रहा हूँ और इस पर मैं अभी काम कर रहा हूँ, पर जब तक मेरी सीरीज की और वीडियोस आएँ तब तक अगर आप चाहें तो मेरी जो एग्जिस्टिंग सीरीज है आप इसको भी देख सकते हैं। ये सारी वीडियो आपको मेरे चैनल पे मिल जाएंगी। और जैसा मैंने आपको बताया कि तरीका सब सेम ही होता है, एंगुलर 6 और 7 और 8 में भी वही सब तरीके हैं जो एंगुलर 9 में है, बस कुछ चीज़ें ही चेंज होती हैं। ऑलमोस्ट 90% सेम ही है, बस थोड़ा बहुत चेंज होता है जो मैंने आपको बता ही दिया है। तो जब तक मैं एंगुलर के और न्यू एंड इम्प्रूव वीडियो बनाऊं तब तक आप इस सीरीज से काम चला सकते हो। दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। अगर आप न्यू हैं मेरे चैनल पे तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल UX ट्रेंड को, ताकि मेरी नेक्स्ट टेक्नोलॉजी वीडियो का अपडेट आपको मिल सके।